नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब। पहली बात तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ लेट वीडियोस के लिए। कुछ इशू की वजह से वीडियोस थोड़ी सी डिले हो गई, बट कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रिंग के ही एक और प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है स्प्रिंग बैच। सो आज हम डिस्कस करेंगे बैच प्रोसेसिंग क्या होती है, स्प्रिंग बैच हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड में, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, क्या उसके यूसेजेस हैं, हमको बैच प्रोसेसिंग डे टू डे लाइफ में कहाँ कैसे यूज़ होती है। तो आज हम लोग वही सब डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो बेसिकली बहुत लंबी होने वाली है स्प्रिंग बैच के टॉपिक की, सो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा पार्ट्स में। ठीक है, तो पहले हम थ्योरेटिकली समझेंगे कि स्प्रिंग बैच बेसिकली क्यों आया, क्या उसकी नीड पड़ी, कहाँ उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कब उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ समझेंगे और उसके फीचर्स वगैरह देखेंगे। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। देन उसके बाद फिर हम लोग सीधे जंप करेंगे एक एग्जाम्पल पे, कोड पे, जैसे हम लोग पिछले अपने टॉपिक्स को समझने के लिए करते आए हैं। छोटा सा एग्जांपल लेंगे, इजी सा एग्जांपल लेंगे, बहुत इजी सा एग्जांपल लेंगे, उसको समझेंगे, बैच स्प्रिंग बैच को समझेंगे, उसको अपने कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे काम हो रहा है, कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको अपने इंटरप्राइज लेवल में, या फिर अगर आप कोई अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आते हैं अपनी पीपीटी पे। तो गाइज़, मैंने एक छोटी सी पीपीटी बनाई हुई है आप लोगों के लिए, ताकि आप समझ सको थ्योरिटी वाला, जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है वो आप समझ सको कि स्प्रिंग बैच क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है, और क्या उसके फीचर्स हो गए, एडवांटेजेस हो गए, ठीक है, कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये सब के लिए मैंने एक छोटी सी पीपीटी बना रखी है। आज हम वही पीपीटी डिस्कस करेंगे जल्दी से, शॉर्ट में एकदम, ठीक है, क्रिस्प रखेंगे वीडियो को और टू द पॉइंट रखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या पता है कि बैच प्रोसेसिंग क्या होती है। आप लोगों ने कभी बैच प्रोसेसिंग के बारे में सुना है, बैच के बारे में कभी सुना है? जिसने भी सुन रखा है वो कमेंट में लिख के बताए, और जिसने नहीं सुना है हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि बैच प्रोसेसिंग क्या होती है, करेक्ट। तो अगर मैं बहुत ही ईजी और ले टर्म में बोलूँ कि बैच प्रोसेसिंग क्या होती है, सो बेसिकली बैच प्रोसेसिंग मीन्स processing of a batch without any external interference or any manual interaction। अभी क्या बोल दिया भाई मैंने, ये तो बहुत बड़ी इंग्लिश बोल दी मैंने ना भाई। ये है बहुत इजी सा डेफिनेशन, जो कि बहुत छोटा डेफिनेशन है, क्रिस्प डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। अब हम इसको समझते हैं कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला प्रोसेसिंग ऑफ अ बैच, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझोगे कि बैच क्या होता है। आप लोगों को पता है बैच क्या होता है? अगर मैं आपको बैच समझाऊं कि बैच क्या होता है, बेसिकली बैच इज़ लाइक अ कंटेनर ऑफ अ सेम काइंड ऑफ थिंग। समझे? नहीं समझे? अब ये एक्सप्लेन करते हैं। मान लो मेरे पास अंडे का एक क्रेट है, राइट। तो क्या है मेरे पास, अब मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास अंडे का एक बैच है, ठीक है। उसमें क्या है, सेम टाइप ऑफ अंडे है, राइट। करेक्ट हो गया जी, ठीक है जी। अब मान लो सबसे मेन एग्जाम्पल आपने सुना होगा फैक्ट्रीज़ में, राइट। जब भी हमारा क्या होता है, आप लोग कुछ भी खाते हो, ठीक है, जंक फूड खाते हो, लाइक कुरकुरे, लेस खाते हो, राइट। कोई भी कोका कोला, पेप्सी वगैरह पीते हो, राइट। तो आपने उसमें देखा होगा, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, जहाँ प्राइस वगैरह लिखा रहता है, जहाँ मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, वहाँ आपने कभी नोटिस किया होगा कि वहाँ बैच नंबर भी लिखा रहता है। अब वो बैच नंबर क्या है? वो बैच नंबर ये है, मतलब मान लो कि जब वो मशीन चल रही थी, ठीक है, जब वो मशीन चली, जो कोका कोला बनाने वाली मशीन चली, लेट्स से हम लोग कोका कोला का एग्जांपल लेते हैं। जब वो कोका कोला बनाने वाली मशीन चली, तो उस मशीन के चलने के दौरान उसने कितने कोका कोला बनाए, एक बार मशीन चली तो उसमें कितने कोका कोला की बोतलें बनी, वो हो गया हमारा एक बैच, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है इधर हो रहा है हमारा बैच प्रोसेसिंग। मतलब उसने क्या किया, हमको सेम टाइप का डेटा, मतलब सेम टाइप की कोका कोला की बोतल बनानी है, राइट। कोका कोला में तो ऐसा नहीं है कि इस कोका कोला की बोतल में काला पानी आएगा, इसके स्टिकर दूसरा होगा, ये कांच के बोतल में जाएगी, ठीक है। कांच वाली बोतल का अलग से बैच बनेगा, है ना, ठीक है। लाल वाली, जैसे काली वाली कोका कोला है तो उसका अलग बनेगा, जो ऑरेंज वाली कोका कोला है उसका अलग बनेगा, राइट। तो उन सब के बैचेज अलग बनेंगे। बट जो ब्लैक वाली कोका कोला है, वो एक बार मशीन चलेगी। मशीन क्या, फैक्ट्री तो इतनी बड़ी होती है, राइट। मशीन होती है, मशीनरी इतनी भारी भारी हैवी होती है, इतनी बड़ी होती है। अब वो ऐसा नहीं कि भैया कि एक कोका कोला उसको बनाना है तो मशीन चालू करेंगे, नहीं। जब उनको पूरा बैच बनाना है, लेट्स से बैच में उनको 1 लाख कोका कोला की बोतल बनानी है, राइट। तो अपनी मशीन ऑन करेंगे और वो जितने टाइम के लिए, लेट्स से वो 1 घंटे के लिए मशीन चलती है, और वो क्या करेगी, 1 घंटे के अंदर हमको 1 लाख कोका कोला की बोतलें बनाकर दे देगी। तो जो 1 लाख कोका कोला एक टाइम पे बने हैं उसको हम बोल देते हैं एक बैच, ठीक है, सिंपल सा है। या फिर आप लोगों ने एक और एग्जांपल दूँ तो, आप लोग स्टूडेंट्स अगर हो
तो आप लोग को समझ में आता होगा कि जैसे आप लोग बोलते होंगे ना कि यार उस बैच में ये हुआ, उस बैच के बच्चे ऐसे हैं, है ना। तो क्या बात हो रही है, बैच की बात हो रही है, मतलब सेम टाइप के बच्चे तो हो तुम लोग, सेम टाइम मतलब जो उस एकेडमिक ईयर में जिस बच्चों का एडमिशन हुआ है, राइट। सारे बच्चे सेम है, सारे बच्चे एक ही क्लास में, मतलब एक ही बैच में, राइट, एक ही साल उनका एडमिशन हुआ है। तो बैच मीन्स ये हुआ, ठीक है। और बैच प्रोसेसिंग मीन्स क्या हुआ, प्रोसेसिंग ऑफ अ बैच विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। मतलब जब वो मशीन चलती है, एक बार हमने मशीन स्टार्ट कर दी तो उसमें क्या बीच में कोई इंटरफेरेंस आता है, नहीं भाई। जो मशीन स्टार्ट होगी सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, सब कुछ बन बुना के लास्ट में तुमको सिर्फ बोतल का कोका कोला का बैच मिल जाता है, फिर तुम उसको पैक करके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज देते हो, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई मैनुअल इंटरेक्शन नहीं हो रहा, कोई क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, राइट। जो हो रहा है ऑटोमेटिकली सारी प्रोसेसिंग एक बारी में हो जा रही है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास सिमिलरली होता है स्प्रिंग में स्प्रिंग बैच फ्रेमवर्क, राइट। अब स्प्रिंग बैच फ्रेमवर्क क्या है, अच्छा पहले हम लोग बैच प्रोसेसिंग की डेफिनेशन टेक्निकली समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। सो व्हाट इज अ स्प्रिंग बैच प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा विदाउट इंटरेक्शन एंड इंटरप्शन। जैसा मैंने कहा, सिंपल इंग्लिश, सबसे शॉर्ट क्रिस्प आंसर, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ बल्क डेटा, यू कैन से प्रोसेसिंग ऑफ बल्क डेटा एंड सेम काइंड ऑफ डेटा। तो ये आप दो चीज़ याद रखना हमेशा, बैच में क्या आ जाएगा, बल्क डेटा और सेम काइंड ऑफ डेटा, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ बल्क डेटा एंड सेम काइंड ऑफ डेटा विदाउट इंटरेक्शन एंड इंटरप्शंस, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बैच तुम्हारा जो चल रहा है, तुमने एक बार बैच चला दिया और तुम उसको बीच में इंटरप्ट कर रहे हो, राइट, वो चीज़ गलत है, ठीक है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बैच प्रोसेसिंग में क्या होगा, एक बार चला गया तो प्रोसेस होकर ही बाद में बाहर आएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा बैच प्रोसेसिंग। अच्छा, उसके बाद आ गया यूज़ केसेस, मतलब कि बैच प्रोसेसिंग हम लोग डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग अगर देखें, जनरेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स। मतलब आपने नोटिस किया होगा, राइट, आपके हर महीने बैंक की स्टेटमेंट जनरेट होती है कि आपने पिछले महीने कितने ट्रांजेक्शन्स करी, राइट। तो वो क्या हो रहा है, वो मेल आपको कैसे आ रहा है, वो मेल स्पेशली आपके लिए नहीं भेजा गया है। वो बेसिकली क्या हुआ है, बैंक क्या करता है बिहाइंड द सीन, वो क्या करेगा, सारे कस्टमर्स का डेटा इकट्ठा करेगा, एक फाइल बनाएगा, सारे कस्टमर का डेटा इकट्ठा करेगा, राइट। उस फाइल के अंदर वो सारा कस्टमर का डेटा होगा, राइट। उसमें उसका सारी डिटेल, उसके कस्टमर का नाम होगा, ठीक है, कस्टमर का अकाउंट नंबर होगा, राइट, ये सब उसमें होगा, कस्टमर की बैंक डिटेल्स होंगी, राइट। अब वो क्या करेगा, उस फाइल को प्रोसेसिंग के लिए भेज देगा, बैच प्रोसेसिंग के लिए। अब वो बैच प्रोसेसर क्या करेगा, उस फाइल को रीड करेगा, राइट, उसमें सारे कस्टमर का डेटा रीड करेगा और अकॉर्डिंगली उनकी डिटेल्स फैच करके लाएगा, ट्रांजैक्शन डिटेल्स फैच करके लाएगा डीबी से, और फैच करने के बाद कहाँ भेज देगा, डेस्टिनेशन में भेज देगा। डेस्टिनेशन माने कस्टमर्स के पास, राइट। तो यहाँ क्या हो रहा है, बैच प्रोसेसिंग यूज़ हो रही है, क्यों, क्योंकि बल्क डेटा यूज़ हो रहा है। बल्क डेटा किसका, कस्टमर्स का। कस्टमर किसके हैं, सेम बैंक के, राइट। दोनों चीज़ आ गई, बल्क आ गया और सिमिलैरिटी आ गई कि वो सेम बैंक के कस्टमर है। तो हम लोग वहाँ बैच प्रोसेसिंग यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर भी ये दो कंडीशन ट्रू हो रही हैं, क्या, बल्क आइटम और सिमिलर आइटम, देन आप बैच प्रोसेसिंग लगा सकते हो, आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा, ठीक है। कैसे, लेट्स से मेरे पास एक पुराना सर्वर था, ठीक है, अब मैंने एक नया सर्वर खरीद लिया, अपडेट कर लिया अपना सर्वर, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, अपने पुराने सर्वर का डेटा नए सर्वर में ट्रांसफ़र करना है, राइट। अब पुराने सर्वर में तो बहुत सारा डेटा होगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, एक एक करके डेटा ट्रांसफ़र करूँगा। मैं क्या करूँगा, एक बैच स्क्रिप्ट लिख दूंगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, सारा डेटा एक ही बारी में, जैसे मैं उस स्क्रिप्ट को रन करूँगा, एक ही बारी में क्या होगा, सारा डेटा यहाँ से लोड होकर वहाँ पहुँच जाएगा। मुझे 1 बाय 1 बीच में उंगली करने की ज़रूरत नहीं है, मैनुअल इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है जी। और तीसरा पॉइंट हो गया हमारा, प्रोसेसिंग ऑफ बिग डेटा रिसर्च एंड एनालिसिस। मीन्स इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, वेदर प्रिडिक्शन। वेदर प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, वेदर प्रिडिक्शन हम लोग करते हैं पिछले, जितना भी हम लोगों का पिछले साल का डेटा है या फिर जो पिछले दिनों का डेटा है, राइट, उन्हीं को तो एनालाइज करके हम लोग डेटा प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बाहर निकले, आसमान में देखा, अरे यार आज तो धूप आ रही है तो मतलब पूरे दिन धूप ही रहेगी, ना, इसको प्रिडिक्शन नहीं बोलते। प्रिडिक्शन किसके बेसिस पे होता है, डेटा के बेसिस पे होता है। कौन से डेटा के बेसिस पे, बल्क डेटा के बेसिस पे, ठीक है। बल्क और सिमिलर काइंड ऑफ डेटा। अगर मुझे वेदर प्रिडिक्ट करना है, राइट, तो मैं बैंक की डिटेल्स को थोड़ा देखूंगा, बैंक की डिटेल्स नहीं देखूंगा ना, मेरे को वेदर की डिटेल्स ही देखनी है कि टेम्परेचर पिछले कुछ दिनों में क्या रहा, या फिर पिछले सालों में आज के दिन में क्या टेम्परेचर रहा था, ठीक है। उन सबको मैं क्या एनालाइज करके, उन सबको मैं रीड करके क्या करूँगा, वेदर प्रिडिक्ट करूँगा कि हाँ भाई पिछले 10 दिन से बारिश आ रही है, फिर धूप आ रही है, तो और सेम डे पे पिछले कुछ सालों से धूप ही आ रही है, तो मेरा प्रिडिक्शन ये निकलेगा भैया कि हाँ मैं 90% श्योर हूँ कि आज भी धूप ही आएगी, करेक्ट।
तो प्रिडिक्शन ऐसे होगा। तो बेसिकली जहाँ पर भी हमारा क्या बल्क डेटा, याद रखना 2 पॉइंट, बल्क डेटा और सिमिलर डेटा, ठीक है, जहाँ पर भी ये 2 नीड्स हैं तुम्हारी, वहाँ पर यू कैन यूज़ बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। ठीक है जी। नाउ स्प्रिंग बैच क्या है? स्प्रिंग बैच कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क, ठीक है, जो कि अचीव करने में मदद करता है बैच प्रोसेसिंग को। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल और इजी, ठीक है। अच्छा, अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो ये बोलता है स्प्रिंग बैच इज़ अ लाइट वेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच फ्रेमवर्क डिजाइन टू एनेबल अ डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट बैच एप्लीकेशन वाइटल फॉर डेली ऑपरेशन ऑफ इंटरप्राइज सिस्टम। टेक्निकल बोल दिया उसने बस, बाकी हाई फाई इंग्लिश बोल दी है, मैंने उसको ईजी हिंदी में बोल के बता दिया। क्या भाई कि लाइट वेट फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि हमारी बैच एप्लीकेशंस बनाने में काम आता है। बैच एप्लीकेशंस में अचीव करने के काम आता है क्या? बैच प्रोसेसिंग, राइट, टू ईज अवर डे टू डे लाइफ वर्क, ठीक है। जैसे हमारा बैंक वाला मैंने बताया आपको, प्रिडिक्शन वाला मैंने आपको बताया, राइट। तो ये हो गया। नाउ वाई वी शुड यूज़ स्प्रिंग बैच, हमको क्यों यूज़ करना चाहिए स्प्रिंग बैच? तो स्प्रिंग बैच बेसिकली बहुत सारे फीचर्स हमको आउट ऑफ द बॉक्स देता है, उसी में से हम लोग कुछ यहाँ मेन जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको स्प्रिंग बैच क्या देता है? कुछ फंक्शनैलिटीज़, कुछ कैपेबिलिटीज़ देता है, लाइक स्टार्ट, रीस्टार्ट, स्किप, रीट्राई, रीस्टार्टेबिलिटी, उसकी बेसिकली कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि हम लोग बैच को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बैच अगर कभी भी फेल हो जाए, लेट्स से मैंने बैच प्रोसेस किया, अब ऐसा तो नहीं है कि बैच में हमेशा सही डेटा आएगा, क्या पता बैच में कोई माल फंक्शन डेटा या डिस्ट्रक्चर डेटा आ गया, ठीक है, अनऑर्डर डेटा या फिर डिस्ट्रक्चर डेटा बोल देते हैं, कुछ ऐसा गलत डेटा आ गया, ठीक है। तब क्या होगा? तब हम लोग को क्या करना, तब क्या होगा? बैच प्रोसेसिंग अच्छे से कंप्लीट नहीं होगी, बैच फट जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, राइट। और लेट्स से मुझे जो गलत डेटा आया है उसको प्रोसेस नहीं करना, बट बाकी डेटा को प्रोसेस करना है। लेट्स से मेरे पूरे 1000, मतलब एक फाइल थी, उसमें से 1000 डेटा मेरे अंदर उस फाइल के अंदर था, ठीक है। अब 1000 में से 2 डेटा गलत आ गए, तो क्या मैं पूरी फाइल की प्रोसेसिंग रोक दूंगा? वो सही है? वो एफिशिएंट नहीं है ना। हम लोग क्या करेंगे? जितना सही डेटा है उसको प्रोसेस कर लेंगे और जितना गलत डेटा है उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। और जब एक बार बैच प्रोसेस हो जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उस बैच को रीस्टार्ट कर सकते हैं या फिर रीट्राई कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये चीज़ है। तो हम लोग बेसिकली क्या है, ये सारी कैपेबिलिटीज़ अचीव कर सकते हैं यूजिंग स्प्रिंग बैच फ्रेमवर्क, ठीक है। ठीक है जी। अगला फीचर क्या बोलता है? स्प्रिंग बैच हैव डिफरेंट रीडर्स एंड राइटर्स। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, किसका एग्जांपल दिया था मैंने आपको? बैंक वाले, उसका एग्जांपल दिया था, बैंक स्टेटमेंट्स का। मैंने क्या बोला था? बैंक क्या करता है बिहाइंड द सीन? उसके पास एक फ़ाइल होती है, राइट। उसके अंदर सारे कस्टमर्स का डेटा होता है, सारी उसकी बैंक अकाउंट डिटेल, उसका नाम नंबर सब होता है, राइट। और फिर वो बैच को भेजता है कस्टमर्स की डिटेल, ठीक है, और बैच उसको प्रोसेस करता है, करेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे तीन चीज़ें, 3 कंपोनेंट होते हैं स्प्रिंग बैच में मेन, या फिर बैच प्रोसेसिंग में मेन आप 3 कंपोनेंट बोल सकते हो। सोर्स, मतलब कहाँ से डेटा आ रहा है बैच प्रोसेसर के पास, ठीक है। सोर्स, यहाँ पर बैंक वाले एग्जांपल में हमारे पास सोर्स क्या है? हमारी फाइल जिसके अंदर कस्टमर का डेटा स्टोर है, राइट। करेक्ट हो गया जी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बैच प्रोसेसर, बेसिकली वो प्रोसेसर क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? कस्टमर की डिटेल्स रीड करके ट्रांजैक्शन डिटेल्स फेच करके ला रहा है डेटाबेस में से। करेक्ट हो गया। तो ये क्या होगी? ये प्रोसेसिंग हो गई, राइट। तो पहला कंपोनेंट था रीडिंग का, ठीक है, जिसमें से उसने फाइल रीड करी, सोर्स में से फाइल रीड करी, राइट। फिर दूसरा हो गया प्रोसेसर, करेक्ट, जहाँ पे डेटा प्रोसेस होगा। और प्रोसेस होने के बाद वो डेटा कहाँ जाएगा? डेस्टिनेशन में जाएगा, राइट। तो हमारा डेस्टिनेशन को हम क्या बोलते हैं स्प्रिंग बैच में? राइटर बोलते हैं, राइटर, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट क्या हो गए? रीडर, प्रोसेसर और राइटर, ठीक है। और अगर बैच प्रोसेसिंग के टर्म में देखें तो क्या हो गया हमारा? सोर्स, प्रोसेसर और डेस्टिनेशन। करेक्ट हो गया। हम लोग अभी स्प्रिंग बैच पढ़ रहे हैं तो स्प्रिंग बैच के टर्म्स यूज़ करेंगे, रीडर, प्रोसेसर, राइटर। रीडर क्या करेगा? रीड करेगा। प्रोसेसर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। राइटर क्या करेगा? डेटा को राइट करेगा, जो प्रोसेस डेटा है उसको राइट करेगा, करेक्ट। तो ये पॉइंट वही बोलना चाह रहा है कि स्प्रिंग बैच हमको आउट ऑफ द बॉक्स डिफरेंट काइंड ऑफ रीडर्स का सपोर्ट देता है और डिफरेंट काइंड ऑफ राइटर्स का सपोर्ट देता है। जैसे लेट्स से ज़रूरी नहीं है कि हर बार बैच में क्या होगा? फाइल ही रीड करी जाएगी। क्या पता मेरे को डेटाबेस से रीड करना है ना, मेरे पास डेटाबेस में सारा डेटा पड़ा हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ? डेटाबेस को रीडर बना सकता हूँ, करेक्ट। क्या पता मेरे को JMS क्यू से रीड करना है डेटा, क्या पता मुझे CSV फाइल से रीड करना है डेटा, है ना। तो अलग अलग टाइप के रीडर्स का सपोर्ट होता है और अलग अलग टाइप के राइटर्स का। मतलब लेट्स से मुझे डेटाबेस में स्टोर नहीं करना डेटा, मुझे प्रोसेस करने के बाद उसको किसी फाइल में स्टोर करना है, राइट।
या फिर कभी किसी और दूसरे डेटाबेस में स्टोर करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडर का सपोर्ट होता है आउट ऑफ द बॉक्स स्प्रिंग बैच में। ठीक हो गया जी। अगला पॉइंट बोलता है चंक प्रोसेसिंग। तो बेसिकली स्प्रिंग बैच हमको क्या फंक्शनलिटी देता है, डेटा को चंक्स में प्रोसेस करना। माने लेट्स से मेरे पास 1000 डेटा था ना, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया बैंक वाला, तो बैंक में लेट्स से 1000 कस्टमर का ट्रांजैक्शन ईमेल जनरेट होना है, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, एक ही बारी में ना लोड भेज के प्रोसेसर को क्या करूँगा, डेटा तो प्रोसेसर के पास एक साथ ही जाएगा, बट प्रोसेसर क्या करेगा, उसको चंक्स में डिवाइड कर देगा, राइट। करेक्ट हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चंक प्रोसेसिंग कर सकते हैं। वो चंक्स में डिवाइड कर देगा डेटा को। लेट्स से 1000 डेटा था तो उसने क्या करा, 100 के चंक्स बना दिए 10, करेक्ट। और उसके बाद उन चंक्स को पैरेलल प्रोसेस कर सकता है। तो स्प्रिंग बैच में हमारे पास एक और फीचर क्या आ गया, पैरेलल प्रोसेसिंग का, ताकि क्या हो, एक साथ ज़्यादा टाइम ना लगे, एक साथ सारा डेटा आसानी से प्रोसेस हो जाए। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एफिशिएंट बनाने की टेक्निक्स हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग स्प्रिंग बैच फ्रेमवर्क को लाइट वेट कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं, राइट। ठीक है जी। उसके बाद क्या है अगला फीचर, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का, रोल बैक एंड स्किप कैपेबिलिटीज़। मतलब ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट मतलब लेट्स से मुझे कोई डेटा रीड करना था, राइट, रीड करके मेरे को कोई डेटा राइट करना था। अब मान लो राइट करना था डेटाबेस में, करेक्ट हो गया। ठीक है, डेटाबेस क्या, फाइल में भी अगर राइट करना है मुझे, किसी भी राइटर में राइट करना है अगर मुझे, राइट, तो क्या होगा, लेट्स से मैंने अपना बैच प्रोसेस करने के लिए भेज दिया, मेरा बैच प्रोसेस हो रहा है। अब उसके अंदर एक डिस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मेरे डेटा के अंदर कोई भी गलत डेटा आए तो क्या हो, मेरे जो राइटर में जो भी डेटा सेव होने वाला है वो सेव ना हो। मतलब अगर एक भी गलती हो फाइल के अंदर तो कोई भी डेटा राइट ना हो, अगर पूरी फाइल सही हो तभी डेटा राइट हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमारा बैच प्रोसेसिंग चलता है, स्प्रिंग बैच हम चलाते हैं, राइट, अगर उसमें कोई भी डेटा अगर गलत आ गया, उसको कुछ गलत एक्सेप्शन मिल गई, कुछ मिल गई, राइट, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि भैया वो सारा डेटा जो उसने डीबी में कमिट कर रखा था उसको रोल बैक कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रोल बैक और स्किप कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन फीचर्स थे स्प्रिंग बैच के, समझ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगली स्लाइड क्या बोलती है कि कैसे स्प्रिंग बैच काम करता है, कैसे काम करेगा। मैंने तो आपको हाई लेवल बता दिया, इसमें रीडर होता है, इसमें प्रोसेसर होता है, इसमें राइटर होता है। बट अगर आप ये डायग्राम देखोगे, राइट, या डायग्राम देखोगे अगर आप, तो इसमें तो आपको कुछ नहीं दिख रहा, रीडर राइटर प्रोसेसर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अब आप बोलोगे भाई तूने तो गलत बता दिया हमको, ओ माय गॉड, हमको अब दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। नहीं, थोड़ा वेट करो, उस पर भी आते हैं। तो मैं यहाँ पे हम लोग दिखाना चाह रहे हैं बेसिकली कि कैसे, क्या हायरार्की होती है स्प्रिंग बैच में प्रोसेसिंग की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या हायरार्की है। सबसे टॉप लेवल पे वील क्रिएट अ जॉब। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जॉब बनाते हैं, राइट। उस जॉब के अंदर अलग अलग स्टेप्स लिखते हैं। ठीक है, तो वी कैन हैव मैनी जॉब्स, वन जॉब और मोर देन वन जॉब्स। ठीक है, एंड वी कैन हैव मोर देन वन स्टेप एज वेल, वन और मोर देन वन स्टेप्स एज वेल। ठीक है, तो जॉब के अंदर क्या होंगे, स्टेप्स होंगे। ठीक है, स्टेप्स के अंदर क्या होंगे, आइटम्स होंगे। ठीक है, और आइटम्स के अंदर क्या होंगे, चंक्स होंगे। तो जो ये आइटम्स के अंदर चंक्स आ रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या है हमारा, ये आइटम्स क्या है, आइटम्स वाला आइटम, ये हमारा क्या है, रीडर। इसके अंदर आते हैं हमारे रीडर, प्रोसेसर और राइटर। हम डिटेल डायग्राम आर्किटेक्चर बाद में देखेंगे, बट अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एक मेन मोटा मोटा हाई लेवल हायरार्की समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, टॉप में आएगा जॉब। जॉब किसको ट्रिगर करेगा, स्टेप्स को। स्टेप्स किसको ट्रिगर करेगा, आइटम्स को। अब आइटम्स के अंदर क्या होते हैं, रीडर, प्रोसेसर और राइटर होते हैं, राइट। और अगर हमने उनको भी चंक्स में डिवाइड कर रखा है, देन इट विल ट्रिगर चंक्स। करेक्ट हो गया जी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसको कोड में समझना है, ठीक है, तो इजी वे में अगर आपको समझाने के लिए, देखो, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि स्प्रिंग बैच को हम लोग कितने टाइप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्प्रिंग बैच को हम लोग 2 टाइप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, एक तो यूजिंग XML। ठीक है, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना सकते हैं, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जॉब्स, स्टेप्स, आइटम्स, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे हम किस में, XML में। ठीक है, तो बेसिकली सारी क्या है, स्प्रिंग बैच की कॉन्फ़िगरेशन है, करेक्ट। और दूसरा तरीका क्या होता है, प्रोग्रामेटिक वे, जिसमें हम लोग एनोटेशंस का यूज़ करते हैं, मेथड्स का यूज़ करते हैं, राइट, जो बेसिकली लाइब्रेरी होती है हमारी स्प्रिंग बैच की, उसका यूज़ करते हैं। करेक्ट हो गया। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो आप स्क्रीन पे, तो इस डायग्राम में बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको हायरार्की समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर XML फॉर्मेट लिया है, क्योंकि XML में हायरार्की समझना ईजी होता है। ठीक है, हम जो एग्जाम्पल देखेंगे, जो हम लोग इसमें डेमो करेंगे ना, तो वो हम लोग करेंगे प्रोग्रामेटिक वे से। प्रोग्रामेटिक वे से क्यों करेंगे,
क्योंकि वो आजकल लेटेस्ट है, आजकल एक्सएमएल सब अवॉइड करते हैं राइट, वो पुराना तरीका था। अब क्या यूज़ करते हैं, प्रोग्रामेटिक वेज, मेथड यूज़ करते हैं, लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं राइट। तो हम लोग क्या करेंगे इस बार प्रोग्रामेटिक वे से सीखेंगे चीज़ों को, ठीक है। बट अगर आप बोलोगे, आपकी डिमांड होगी, देन आई विल मेक अ वीडियो फॉर एक्सएमएल पार्ट ऑल्सो, मतलब कैसे हम लोग स्प्रिंग बैच को एक्सएमएल से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, हो गया वो। अब यहाँ आ जाओ। अब स्क्रीन में आप देख रहे होगी यहाँ पे क्या बना रखा है मैंने, एक एक्सएमएल फाइल बना रखी है राइट। अब इस एक्सएमएल फाइल में आप देखोगे सबसे टॉप पे क्या है, जॉब है, करेक्ट, सी जॉब है राइट, जॉब है। अब हर जॉब की एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है। ये यूनिक आईडी क्यों होती है, लेट्स से अगर मैं अपना जॉब रन कर रहा हूँ राइट, और कोई स्टेप मेरा फट गया या फिर कुछ मेरा बीच में एक्सेप्शन आ गया राइट, तो अगर मुझे उसको रीट्राई करना है या फिर मुझे उसको रीस्टार्ट करना है अपने जॉब को, तो मेरे को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस जॉब आईडी की। लेट्स से मेरे पास बहुत सारी जॉब है, तो मैं रीस्टार्ट करूँगा, अगर मैं अपना जॉब लॉन्चर रीस्टार्ट करूँगा तो क्या मेरा सारे जॉब्स रन होने चाहिए, नहीं भाई, मैं चाहता हूँ जो फटा हुआ है वही जॉब रन हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस आईडी के थ्रू जो मुझे पर्टिकुलर जॉब रन करवानी है मैं सिर्फ उसी को रन करवाऊँगा, ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर आप देखोगे तो जॉब के अंदर क्या है, अभी फिलहाल ये दो टैग्स को छोड़ दो, स्प्लिट और फ्लो, ये समझेंगे बाद में। बट अभी क्या देखो, जॉब के अंदर क्या आता है, स्टेप्स आते हैं, करेक्ट। स्टेप्स आ गए, यहाँ दिख रहा होगा आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, करेक्ट। स्टेप्स आ गए जॉब के अंदर, देखो स्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है। ये स्प्लिट और फ्लो समझाता हूँ मैं भी, 2 मिनट दो मुझे, ठीक है। पहले मेरे को ये हायरार्की समझानी है। जॉब के अंदर आ गए स्टेप्स। अच्छा, अब स्टेप्स के अंदर आप देखोगे तो स्टेप्स कैन हैव अ यूनिक आईडी एज वेल, ठीक है। इसमें पेरेंट मेंशन कर सकते हैं हम लोग, और इसमें एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट मेंशन कर सकते हैं। नाउ ये नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, ठीक है। ये नेक्स्ट एट्रीब्यूट बेसिकली बताता है कि इस स्टेप को चलाने के बाद कौन सा स्टेप हमको चलाना है। मतलब स्टेप 1 चलने के बाद नेक्स्ट कौन सा स्टेप चलेगा, स्टेप 2 चलेगा, ठीक है, ये ऐसे। और अगर मैंने नेक्स्ट मेंशन नहीं कर रखा है, दैट मीन्स दैट इज़ अ टर्मिनेशन पॉइंट फॉर दैट स्टेप, ठीक है। मतलब उसके बाद कोई स्टेप नहीं चलेगा, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पे एंडिंग हो गई, टर्मिनेट हो गया, ठीक है जी। ये भी समझ में आ गया। एक स्टेप आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, और एक स्टेप यहाँ दिख रहा होगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये स्प्लिट और फ्लो क्या है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था एक फीचर, सबसे बेस्ट फीचर क्या होता है स्प्रिंग बैच का, पैरेलल प्रोसेसिंग। हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट, और चंक्स में डिवाइड करने के बाद उसको पैरेलली प्रोसेस कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या यूज़ हो रहा है, हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, स्प्लिट और फ्लो को एज अ पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। कैसे, स्प्लिट क्या करेगा हमारा, स्प्लिट क्या करेगा, डिफरेंट चंक्स बना देगा इस जॉब्स के, ठीक है। उसने क्या किया, यहाँ पे 2 चंक्स बना दिए, एक फ्लो टैग के अंदर स्टेप 1 और स्टेप 2 है, और दूसरे चंक के अंदर क्या है, स्टेप 3 है। करेक्ट हो गया जी, ठीक है, ठीक है। और यूजिंग दिस टास्क एग्जीक्यूटर वी कैन अचीव पैरेलल प्रोसेसिंग इन स्प्रिंग बैच, ठीक है। तो उसने क्या किया, स्प्लिट के अंदर क्या लगा दिया, टास्क एग्जीक्यूटर लगा दिया, ठीक है। टास्क एग्जीक्यूटर लगाया, विच मीन्स कि ये वाला चंक, ये वाला जो पहला वाला फ्लो टैग है और जो दूसरा वाला फ्लो टैग है वो पैरेलली प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, टास्क एग्जीक्यूटर लगाकर कि जो दोनों फ्लो हैं इसको पैरेलली प्रोसेस करो, ठीक है। तो जैसे वो इधर आएगा, वो देखेगा यहाँ पे टास्क एग्जीक्यूटर, तो क्या करेगा, स्टेप 1 को चलाना शुरू करेगा और पैरेलली स्टेप 3 को चलाना शुरू करेगा, ठीक है। और फिर वो देख रहा है भैया ये स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 है, तो स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 को चलाएगा, बट यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर वो रुक जाएगा, ठीक है। और रुकने के बाद जब यहाँ पे भी प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी, इस चंक की भी प्रोसेसिंग खत्म होगी, देन उसके बाद मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है स्प्लिट में नेक्स्ट एट्रीब्यूट कि इसके बाद कौन सा स्टेप चलेगा। तो यहाँ पर मेंशन किया है, तो मतलब क्या है, इसके बाद जब ये पैरेलल प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी, इसके बाद कौन सा स्टेप चलेगा, स्टेप 4 चलेगा, ठीक है, समझ गए। तो सेम चीज़ है, हायरार्की यही मेंटेन रहेगी हमेशा स्प्रिंग बैच में। प्रोग्रामेटिक में क्या होगा, हम लोग सेम ऑर्डर में क्या करेंगे, कॉलिंग करेंगे। प्रोग्रामेटिक मैनर मतलब कोड में, ठीक है, कोड में हमको जावा कोड में लिखना है राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड से दूसरे मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। अभी सब समझेंगे आज बाद में, ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद ये बोलता है अ जॉब इन ए स्प्रिंग बैच इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि क्या है, जॉब बेसिकली क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, ठीक है। ईच स्टेप्स कैन बी कन्फिगर्ड विद नेक्स्ट, जो मैंने आपको नेक्स्ट बताया राइट, नेक्स्ट एट्रीब्यूट, नेक्स्ट स्टेप टू एग्जीक्यूट, टास्कलेट, ये बेसिकली चंक ही है, टास्क और चंक टू एग्जीक्यूट, ठीक है। इट कैन बी कन्फिगर्ड विद आइटम रीडर राइटर प्रोसेसर, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको डायग्राम में, आइटम के बाद चंक आ रहा है राइट, तो ये आइटम रीडर राइटर प्रोसेसर के साथ यूज़ कर सकते हैं हम चंक्स को। तीसरा है डिसीजन, डिसाइड विच स्टेप्स नीड्स टू एग्जीक्यूट, ठीक है, कि हमको कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट करना है, ठीक है।
तो ये चीज़ें अभी देखेंगे। इस डिसीजन के बारे में हम लोग, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। तो जस्ट की एक टर्म यूज़ होती है, तो मैंने आपको इसके बारे में नॉलेज दे दी है, मैंने कभी यूज़ ज़्यादा करा भी नहीं है। हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट और चंक्स को, ठीक है। ठीक है जी, ये समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट बोल रहा है अ जॉब लॉन्चर कैन बी यूज टू एग्जीक्यूट ए स्प्रिंग बैच जॉब। जैसा मैंने आपको बताया, आप इस डायग्राम में देख रहे हो, राइट, कि जॉब तो स्टेप को कॉल कर रहा है, स्टेप आइटम्स को कॉल कर रहा है और आइटम्स चंक्स को कॉल कर रहा है, राइट। बट इस जॉब को रन करने के लिए भी तो किसी ना किसी को इसको कॉल करना पड़ेगा, राइट, तभी तो ये सब चलेगा। तो इस जॉब को कौन कॉल करता है? इस जॉब को कॉल करता है जॉब लॉन्चर, ठीक है। तो जॉब लॉन्चर के अंदर क्या होता है? एक रन मेथड होता है। वो रन मेथड क्या करता है? ये जॉब्स को कॉल करता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, रन मेथड के अंदर ये जॉब का नाम पास कराते हैं, ठीक है। मतलब जॉब की जो बीन है वो पास कराएंगे। जॉब की बीन के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें पैरामीटर्स भी पास करा सकते हैं, ठीक है, जॉब पैरामीटर्स। वो देखेंगे हम लोग, सारे एग्जाम्पल में देखेंगे क्या होते हैं जॉब पैरामीटर्स, कैसे हम पास कराते हैं, राइट। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बोल रहा है स्प्रिंग बैच डजंट यूज एनी स्केड्यूलर बाय डिज़ाइन। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि स्प्रिंग बैच के अंदर इनबिल्ट कोई स्केड्यूलर नहीं होता। मतलब लेट्स से अगर मुझे एक बैच प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, हर रोज़ रात को 9 बजे, ठीक है, तो ये मेरा शेड्यूल है कि मेरा ये बैच प्रोसेस होना चाहिए हर रोज़ रात को 9 बजे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं स्केड्यूलर बनाऊँगा एक, राइट। तो ये बोलना चाह रहा है कि स्प्रिंग बैच में इनबिल्ट कोई स्केड्यूलर नहीं आता, यू नीड टू यूज़ एन एक्सटर्नल लाइब्रेरी फॉर दैट, ठीक है। जैसे कॉमन एक बहुत फेमस स्केड्यूलर है क्वार्ट्स स्केड्यूलर, राइट। तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करके हम क्रॉन जॉब्स में टाइम वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और उसके थ्रू क्या होगा, हमारा जॉब लॉन्चर से जॉब्स कॉल होंगी, जॉब से स्टेप्स कॉल होंगी, राइट। तो ऐसे करके हम बैच प्रोसेसिंग कर सकते हैं स्केड्यूलर से। बट स्केड्यूलर हमको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलता है स्प्रिंग बैच में, ठीक है। ठीक है जी। ईच एग्जीक्यूशन ऑफ अ जॉब इज कॉल्ड अ जॉब इंस्टेंस। ईच जॉब इंस्टेंस इज प्रोवाइडेड विद एन एग्जीक्यूशन आईडी विच कैन बी यूज टू रीस्टार्ट द जॉब इफ नीडेड। सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई, राइट। हर जॉब का क्या होता है, जॉब इंस्टेंस होता है, ठीक है, और उस इंस्टेंस की एक आईडी होती है, करेक्ट हो गया। और उस आईडी को यूज़ करके हम लोग रीस्टार्ट वगैरह कर सकते हैं जॉब को, ठीक है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बोल रहा है जॉब कैन बी कन्फिगर्ड विद पैरम्स विच कैन बी पास टू इट फ्रॉम द जॉब लॉन्चर। वही हम लोग क्या करते हैं, जब जॉब कॉल करते हैं देन वी कैन ऑल्सो पास जॉब पैरामीटर्स एज वेल। वो जॉब पैरामीटर्स क्या होते हैं, लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं। तो मान लो मुझे क्या करना है, मुझे जब मैंने जॉब ट्रिगर करी उसका मुझे टाइम चाहिए, ठीक है, कि कब वो ट्रिगर हुई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक पैरामीटर बना सकता हूँ जहाँ पर मैं क्या करूँगा, टाइम पास करने के लिए, मतलब टाइम पास कर दूंगा, उसको बोलूँगा कि भैया टाइम, ये मतलब जो टाइम कॉल करने वाला मेथड है जो करंट टाइम बताएगा उसको पास कर दूंगा। और उसको बोलूँगा भैया जब भी जॉब चले तो ये पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ, मतलब मुझे ये टाइम टू कैलकुलेट करके बता देगा कि कब वो जॉब ट्रिगर हुई है, ठीक है। ये हम देखेंगे अभी डेमो में, तो आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगली स्लाइड बोलती है हाउ टू स्केल बैच प्रोसेसिंग। मतलब बैच प्रोसेसिंग को हम और कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, अपने काम में कैसे और ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। मतलब बैच प्रोसेसिंग वैसे भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, उसमें बहुत सारी फंक्शनलिटी आती है। तो जो मेन फंक्शनलिटी आती है एफिशिएंसी अचीव करने के लिए, क्योंकि देखो बैच में क्या होता है ना, बल्क डेटा की बातें करते हैं हम लोग, ठीक है। अब बल्क डेटा क्या है, टाइम लगाएगा प्रोसेसिंग में। तो क्या हम ऐसा करें कि वो टाइम कम होके जल्दी हमारा काम बन जाए, जल्दी हमारी प्रोसेसिंग हो, ऐसा क्या करें हम लोग। तो ऐसे के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं स्प्रिंग बैच में, जैसे कि बहुत फेमस है जो हम लोग भी देखेंगे डेमो में, पार्टीशनिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग। ये तो हम लोग डेमो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मल्टी थ्रेडेड स्टेप्स होते हैं, पैरेलल स्टेप्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर भी देखा ना, ये देखो पैरेलल स्टेप्स चलाए थे हम लोगों ने, राइट। ये हो गया, ठीक है, रिमोट चंकिंग हो गया, रिमोट पार्टीशनिंग हो गया। ये सिमिलर काइंड की चीज़ें होती हैं बट अलग अलग टर्म्स हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में देखना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये लिंक को रेफर कर सकते हो। इसमें आपको डायग्राम के साथ सब कुछ ईजिली पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे पार्टीशनिंग में, इसमें हम लोग मास्टर स्लेव पैटर्न फॉलो करते हैं। तो बेसिकली क्या है, इसमें हम लोग 2 स्टेप्स बनाएंगे, एक मास्टर स्टेप होगा और फिर एक क्या होगा, स्लेव स्टेप होगा। स्लेव स्टेप्स के अंदर मतलब अलग अलग स्लेव स्टेप्स बना सकते हैं हम लोग। तो मास्टर स्टेप क्या करेगा, स्लेव स्टेप्स को पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए भेजेगा। वो सब देखेंगे हम लोग डेमो में, टेंशन नॉट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाउ टू स्केल बैच प्रोसेसिंग, ठीक हो गया जी। उसके बाद आते हैं हम लोग मेन आर्किटेक्चर में, जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, राइट, कि वो कैसे काम करेगा, कैसे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और कैसे वो रन करता है इंटरनली। तो हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आप ये डायग्राम तो समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया। देखो
सबसे पहला एंट्री पॉइंट क्या होता है हमारा, जॉब लॉन्चर। जॉब लॉन्चर में क्या होता है, रन मेथड होता है, मैंने आपको बताया था ना, हम लोग क्या करते हैं, रन मेथड कॉल करते हैं। तो जॉब लॉन्चर किसको कॉल करता है, जॉब को कॉल करता है, राइट। और जॉब किसको कॉल करता है, स्टेप्स को कॉल करता है। और स्टेप्स किसको कॉल करता है, आइटम्स को। और इन आइटम्स के अंदर क्या होते हैं, आइटम रीडर, प्रोसेसर और राइटर। और फिर फर्दर इनके अंदर हम लोग चंक्स में प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम तो आपने पहले भी देख लिया, ये आपको समझ में भी आ गया। अब आप सोच रहे हो यार ये जॉब रेपोजिटरी क्या चीज़ है, ये क्या नया चीज़ दिख रहा है हमको भाई। तो बेसिकली जॉब रेपोजिटरी क्या होता है, अगर मैं इजीली आपको समझाऊं तो जो मैंने जॉब चलाई, राइट, ये जॉब मैंने जो चला रखी है, ये बेसिकली जो बैच चलाया है मैंने, अब ये बैच का जो डेटा है, डेटा मतलब ये जॉब कब चली, ये सक्सेसफुली चली कि नहीं चली, राइट, ये स्टेप सक्सेसफुली चला कि नहीं चला, इसका स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड हुआ कि फेल हुआ, अगर फेल हुआ तो कौन सा एक्सेप्शन आया, राइट। तो जो ये सारा डेटा है, ये सारा डेटा क्या करता है हमारा स्प्रिंग बैच मैनेज करता है, कैसे, जॉब रेपोजिटरी में स्टोर करके। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हम लोग अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, राइट, तो क्या होता है हमारा इंटरनली क्या होता है, कुछ टेबल बन जाती हैं, जॉब रेपोजिटरी जिसको हम बोलते हैं, वो टेबल्स बनती हैं कहाँ, हमारे डेटाबेस में, ठीक है। स्प्रिंग बैच क्या करता है, वो टेबल्स को हमारे डेटाबेस में बनाता है, और उसमें बैच प्रोसेसिंग के टाइम पे जितना भी हमारा डेटा स्टोर हो, मतलब जितना भी हमारा जॉब्स की स्टेट है, ठीक है, लेट्स से फेल हुई है, कंप्लीट हुई है, उसका टाइमिंग, और अगर फेल हुई है तो क्या एक्सेप्शन है, ठीक है, वो सारी डिटेल, जितनी भी छोटी से छोटी डिटेल्स होती हैं, वो सारी क्या करता है, उस डीबी में स्टोर करता है। तो बेसिकली जॉब रेपोजिटरी क्या है, ये कुछ सेट्स ऑफ टेबल हैं जिसमें कि सारा बैच प्रोसेसिंग का डेटा स्टोर होता है, और विच कैन बी हैंडल्ड बाय स्प्रिंग बैच इटसेल्फ, ठीक है। ये स्प्रिंग बैच के मतलब स्प्रिंग बैच खुद ही हैंडल करता है, वही डेटा पुश करता है, वही टेबल्स को मैनेज करता है, ठीक है। हम लोग बस यूज़ कर सकते हैं टेबल को ट्रैकिंग के पर्पस के लिए, कि ये जॉब हमारी सक्सेसफुली चली कि नहीं चली, इसमें क्या एरर आया, ठीक है, या फिर कितने रीड कमिट्स किए इसने, तो वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक आर्किटेक्चर ये है हमारा, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, बहुत ईजी है स्प्रिंग बैच, कुछ नहीं है, मेन है जॉब, स्टेप्स और आइटम्स, ठीक है। बस इन्हीं को कॉल करके हमारा खेल काम करता है, ठीक है। अच्छा एक और, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, तो देखो ये जो आइटम है, राइट, ये आइटम रीडर, प्रोसेसर और राइटर है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, बैच प्रोसेसिंग में डेटा रीड करता है, रीड करने के बाद वो प्रोसेसर को भेजेगा, ठीक है। तो जो डेटा यहाँ रीड हुआ वही डेटा यहाँ प्रोसेसर को जाता है, और जो डेटा प्रोसेस हो रखा है वही जो प्रोसेस्ड डेटा है फिर वो राइटर को जाता है। तो क्या होता है, कॉलिंग ऐसे 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 हो रही है, और फिर उसके बाद ऐसे 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 होगी, रीडर, प्रोसेसर और फिर राइटर, करेक्ट हो गया। और उसके बाद अगर चंक्स है तो फिर चंक्स की प्रोसेसिंग अलग होगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फ्लो हो गया स्प्रिंग बैच का, ठीक है गाइज। तो गाइज ये था हमारा बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। हम लोग कैसे बैच प्रोसेसिंग को डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, कैसे, क्या स्प्रिंग बैच क्या होता है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। अब हम लोग आगे क्या डिस्कस करेंगे, आगे कुछ नहीं, इसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। आपको मैं करके दिखाऊंगा कैसे हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे ताकि समझने में ईजी हो। हमारा मेन फोकस क्या होता है, हमारा मेन फोकस होता है कि हम लोग फंक्शनैलिटी समझे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इजी एग्जांपल लेते हैं और फंक्शनलिटी पे फोकस करते हैं। तो अगली वीडियो से मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल में इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे स्प्रिंग बैच को, और जितनी फंक्शनलिटीज हम लोगों ने, फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किए, वो सारे फीचर्स मैं आपको करके दिखाऊंगा कोड में, ठीक है। तो बने रहेंगे, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टाटा।